नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो विषय है हमारा चर्चा का वो है सुपर टेट जूनियर के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आजकल के पर्सपेक्टिव में जहाँ पे पॉइंट 1 का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी मेरिट में सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हार्ड वर्क से तो करना ही है कंप्लीट, इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आए हैं और ये वही सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि संभावित है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। क्योंकि यहाँ दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वही उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट का भी एक छोटा सा पोर्शन रखा है जिसके द्वारा अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट को अगर मिस कर देते हैं तो आप एक क्वेश्चन को मिस कर देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि रिसेंटली जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसे दिया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर 2 है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर 3 है ऋतिक रोशन और ऑप्शन नंबर 4 है ओम पुरी। तो जो करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर है, तो दोस्तों ये सही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, लेकिन रिसेंटली पूछा जा रहा है तो रिसेंटली ये जो अवार्ड है वो ऋतिक रोशन जी को दिया गया था। ठीक है, उनकी बेस्ट एक्टिंग के लिए जो उन्होंने अपनी विशिष्ट अभिनय दर्शाया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसके लिए उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, अनुपम खेर जी की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनकी जो अद्वितीय अभिनय की कला थी जो उन्होंने फिल्मों में दिखाया उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपने सुपर टेट के जूनियर के पेपर में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, जो गेम्स रिलेटेड हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एरिया को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये वो सेक्शन है जहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन नंबर 4 है आसम। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो सेकेंड इंडिया यूथ गेम्स थे वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये थे गुलमर्ग में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, थर्ड एशियन गेम्स अगर पूछा जाए, थर्ड खेलो इंडिया गेम्स अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, और फोर्थ की अगर बात की जाए तो वो आयोजित किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। और यूनिवर्सिटी गेम्स अगर पूछा जाता है तो यूनिवर्सिटी गेम जो है वो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमने यहाँ पे फैक्ट बताए हैं यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम में पूरी उम्मीद है आने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2021 की परेड में किस राष्ट्रपति ने कोविड-19 के तहत आने से मना कर दिया था? तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2021 के परेड में जिन्हें इन्विटेशन दिया गया था इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने मना कर दिया कोविड-19 के कारण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए राष्ट्रपति, ठीक है, वो किस कारण से उन्होंने 2021 की जो परेड थी उसमें आने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है USA, ऑप्शन नंबर बी है UK, ऑप्शन नंबर सी है रशिया और ऑप्शन नंबर 4 है म्यांमार। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है UK। ठीक है, UK के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन, ठीक है, उनको इन्विटेशन दिया गया था
लेकिन कोविड-19 के चलते, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ थी और ऊपर से इतनी जल्दी से स्प्रेड कर रही थी और फैल रही थी, इसी कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा के तहत या सुरक्षा नियमों का पालन करने के तहत उन्होंने कहीं भी आने जाने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2021 की परेड में किस राष्ट्रपति ने कोविड-19 के तहत आने से मना कर दिया था। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2021 के परेड में, जिन्हें इनविटेशन दिया गया था इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने मना कर दिया कोविड-19 के कारण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए राष्ट्रपति, ठीक है, वो किस कारण से उन्होंने 2021 की जो परेड थी उसमें आने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है यूके, ऑप्शन नंबर सी है रशिया और ऑप्शन नंबर 4 है म्यांमार। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यूके। ठीक है, यूके के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन। ठीक है, उनको इनविटेशन दिया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ थी और ऊपर से इतनी जल्दी से स्प्रेड कर रही थी और फैल रही थी, इसी कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा के तहत या सुरक्षा नियमों का पालन करने के तहत उन्होंने कहीं भी आने जाने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है न्यू बैग पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई है। आपको बताना है कि ये जो पॉलिसी है न्यू बैग पॉलिसी, ये क्या है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको फिलहाल ये बताना है कि जो न्यू बैग पॉलिसी है वो किस संस्था के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है एससीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी है एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है आईसीएससी। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि जो न्यू बैग पॉलिसी है वो एनसीईआरटी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, एनसीईआरटी का कहना या मानना ये था कि बच्चों के, जैसे जैसे बच्चों के स्कूलिंग टाइम में बढ़ती जा रही है, ठीक है, स्कूलिंग टाइम बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ जो बच्चों के जो स्कूल का जो क्लास का स्टैंडर्ड है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चों की जो बॉडी है उसके ऊपर बैग्स का या बुक्स का बर्डन लगातार बढ़ते जा रहा है। इवन फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक होमवर्क की कॉपी, एक क्लास वर्क की कॉपी, अलॉन्ग विद दैट उन्हें अपनी बुक्स लेके आने पड़ती थी, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा वेट बच्चे के ऊपर हो जाता था। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया है कि बच्चे के वेट के 10% यानी कि बच्चे का जितना भी वेट होगा उसके 10% ही बच्चे को दी जाएगी, वो उनकी बॉडी के ऊपर कितना वो वेट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि बच्चे का जो एनसीईआरटी का मकसद वो ये है कि बच्चा एक बर्डन के साथ में पढ़ाई ना करे, बच्चा मुक्त होकर के पढ़ाई करे। ठीक है, और इसके साथ में उसको बुक्स लाना अनिवार्य है, लेकिन जो कॉपीज़ का वेट था उसको कम किया जाएगा, यानी कि जो होमवर्क और ये जो क्लास वर्क कॉपीज़ थी उनको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे तो एनसीईआरटी का मानना ये था कि बच्चों के ऊपर जो बैग था, जो बर्डन था, वो अब चेंज हो जाएगा और जो नई बैग पॉलिसी है इसके तहत बच्चा अपनी बॉडी का 10% वेट के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स या जो बैग था वो अब ले जाया करेगा। ठीक है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये एक नई पॉलिसी है जो कि अब धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर के लिए। ठीक है, इसलिए इसे आपको स्किप नहीं करना है और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिलहाल बेटर यही रहेगा कि हम यहाँ जो भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप एक पेन और पेपर पे लिख लें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है एनसीईआरटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ डिजायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन नंबर बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी है शशि थरूर और ऑप्शन नंबर डी है ओपी नायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जस्ट अ डिजायर बुक लिखी गई है, जिसका करेक्ट आंसर है वो है रमेश पोखरियाल। ठीक है, कौन है रमेश पोखरियाल, तो ये है हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है, पहले जो एचआरडी मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल, तो अब एचआरडी को चेंज करके यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का जो विभाग था उसको बदल करके एजुकेशन एरिया कर दिया गया उसका। ठीक है, तो वहाँ की जो मंत्री है वो है रमेश पोखरियाल और इन्हीं के द्वारा जो बुक थी जस्ट अ डिजायर ये लिखी गई है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सभी को पता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और जो शशि थरूर है, ठीक है,
इनके भी द्वारा बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी गई हैं। तो शशि थरूर की जितनी भी बुक्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम्स में आए। अलॉन्ग विद दैट आपको एपीजे अब्दुल कलाम की भी सारी बुक याद करनी है। और ओपी नायर, आप सभी को पता है ओपी नायर कौन है। इन्होंने ही जो बुक लिखी थी वो क्या लिखी थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनूप गोस्वामी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नव नियुक्तियां हैं, यानी कि कौन कहाँ का राज्यपाल बना है, कहाँ का सीएम बना है, ठीक है, कहाँ का न्यायाधीश बना है, अलॉन्ग विद दैट कि किसी भी बड़ी संस्था जैसे सीआईडी, आईबी, सीआईएसएफ, इनके जो हेड होते हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे जितने भी चीज़ें बता रहे हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सारे जो संस्थाएं हैं उनके जो चीफ है यानी जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, इन सभी के नाम आप सभी को एकदम ही जुबान पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर B है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर C है यूपी और ऑप्शन नंबर D है यहाँ पे गुजरात। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हाल ही में जो अनूप गोस्वामी है वो बने हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आंध्र प्रदेश के। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की उसके जो चीफ जस्टिस न्यूली अपॉइंटेड है वो है अनूप गोस्वामी। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, गुजरात आया यहाँ पे टर्म, तो चलिए गुजरात से भी चीज़ें पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, गुजरात किस लिए फेमस है दोस्तों? गुजरात इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है और जहाँ पर बब्बर शेरों के लिए ही बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है वो विख्यात है। ठीक है, दूसरी चीज़ यूपी से आपको याद रखनी है कि यूपी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आलू और गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं या राज्य हैं तो उनके कंपैरिजन में भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में आलू और चीनी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, JNK के बारे में बात करी जाए तो यहाँ के नेशनल पार्क, यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों JNK का। तो JNK जो है यहाँ पे हमेशा हाई एल्टीट्यूड है। ठीक है, किश्तवाड़ है। ठीक है, और एक यही जो इम्पोर्टेंट 4-5 यहाँ के नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना है JNK के लिए, क्योंकि हाल ही में इसमें से 370 धारा हटी है, अबॉलिश हुई है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि JNK में हाल ही में कौन सी धारा हटाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज था हमारी आज तक के इतिहास में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 कहाँ आयोजित की गई है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है, यानी कि अभी हमने कहा ना कि खेल के सेक्शन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, स्पेशली जो यूथ गेम्स है। ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इन सबको याद करना है आपको। ठीक है, क्योंकि यही आगे स्कोरिंग है। आपको पता नहीं कि जो करंट होता है ये हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए आपको ये नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बेसिकली ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है लद्दाख, ऑप्शन नंबर B है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर C है आपका सिक्किम और ऑप्शन नंबर जो D है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। तो आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 को जो जीता था जिस टीम ने वो थी ITBP और इसके हेड जो है वो है SS देशवाल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि ये कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था आपका दोस्तों चिल्तन कारगिल लद्दाख, यानी कि लद्दाख के अंदर इस आइस हॉकी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने वहाँ पे विजय पाई थी। तो ITBP जो थी। ठीक है, ITBP पता है ये जो होता है इंडियन तिब्बतन जो बॉर्डर फोर्स होती है ना उसके लिए ITBP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके हेड आपसे पूछा जाता है तो SS देशवाल है। ठीक है, ITBP के हेड। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि जास्कर गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसका भी आंसर आपका लद्दाख ही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, चिल्तन कारगिल लद्दाख। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है फायर पार्क कहाँ खोला गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रॉक गार्डन है, जैसे आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपके पंजाब के अंदर। ठीक है, सिमिलरली और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि आपके लिए, चलिए वो सब बाद में देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला पार्क जो फायर पार्क है वो कहाँ खोला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है यूपी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि पहला जो फायर पार्क है वो कहाँ खोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उड़ीसा। ठीक है, इसके साथ आपको भी ये भी याद रखना है कि पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया था। तो पहला टायर पार्क खोला गया था वेस्ट बंगाल कोलकाता में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगा, टॉय म्यूजियम कहाँ पे खोला गया था। तो टॉय म्यूजियम खोला गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार, देखिए यहाँ पे नाम याद आया है। तो बिहार में एक जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो आपके एग्जाम्स में आता है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि अभी आपके फिलहाल ये जो आपने एग्ज़ाम दिए थे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था आपका रेलवे का, उसमें पूछा गया था। तो इसके रिस्पेक्ट से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूपी के बारे में बात करी, यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इक्वली। ठीक है, और यूपी से पूछा जा सकता है यहाँ पे कितने ज़िले हैं, क्योंकि बेसिकली जब यूपी का एग्जाम होता है ना, जैसे यूपी आपका टेट होता है, यूपी टीजीटी होता है, तो इसमें जो मेन सेक्शन होता है वो यूपी का भी कवर करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आपको स्किप नहीं करना है। बेसिकली आप यूपी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे याद कर लें, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी के जो सीएम के बारे में बताया, गवर्नर के बारे में बताया, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने ज़िले हैं। तो इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर 4 है गोवा। ठीक है, आपको यह बताना है कि 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल फिलहाल छोटी चीज़ है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो ज़्यादातर फोकस्ड होती है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा ही वो ऐसा राज्य है, ठीक है, जहाँ पर जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल, ठीक है, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं वो गोवा में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि इस बार 51वें फिल्म फेस्टिवल में जो फोकस्ड कंट्री थी वो थी बांग्लादेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बांग्लादेश में जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, वो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है, आपको बताना है कि उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस जो क्वेश्चन की सीरीज है उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरोग्य मेला कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि आरोग्य मेला किस जगह पर मनाया गया था या सेलिब्रेट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है फरुखाबाद, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी है गोरखपुर। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका, कि जो आरोग्य मेला था वो ऑर्गेनाइज किया गया था फरुखाबाद में। ठीक है, फरुखाबाद कहाँ है, तो फरुखाबाद बेसिकली एक ज़िला है और जिसके अंदर एक फतेहगढ़ फेमस जगह है। ठीक है, फरुखाबाद ये रहा। ठीक, तो फरुखाबाद आपको बरेली के पास भी मिलेगा। और फरुखाबाद किस लिए फेमस है दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्राफ्ट वर्क होता है उसके लिए फेमस है, पॉपुलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा, इससे एक और कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं कि 24th जो हुनर हाट था, अब ये भी पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि 24वां संस्करण हुनर हाट का, ठीक है, हुनर हाट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था दोस्तों, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शंस में लखनऊ दिया हुआ है, तो ये भी आपको जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कलारी पट्टू किस राज्य से संबंधित है, यानी कि ये क्या है, ये खेल है या कोई प्रथा है या जो भी है, फिलहाल ये इसमें मेंशन नहीं है। जानते हैं क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे। और दोस्तों ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप जितने भी कॉन्सेप्ट देखेंगे ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे आप 3-4 और क्वेश्चन सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हमने सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट समझा।
तो जो कलारी पट्टू है वो किस राज्य से संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है आपका केरला, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि कलारी पट्टू पट्टू जो है वो केरला से संबंधित है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर लेते हैं कि कलारी पट्टू जो है उसको अब इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फिलहाल जो नया कौन सा गेम है जिसे इंक्लूड किया गया है, तो वह है कलारी पट्टू, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है क्या चीज़ एग्जैक्टली, ठीक है। तो कलारी पट्टू क्या है, एक टाइप का मार्शल आर्ट है जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है माघ बिहू त्योहार किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो माघ बिहू है या जिसे काठ बिहू भी कहा जाता है, ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर 4 है सिक्किम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिहू टाइप है, ये बिहू और माघ बिहू दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और ये क्या बिहू वही बिहू है जो माघ बिहू है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे ना आप, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है असम, ठीक। तो असम के अंदर मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। और असम किस लिए पॉपुलर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क वही है क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो असम का जो नेशनल पार्क है यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क इसीलिए पॉपुलर है या फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने यूपी टेट के किसी भी टाइप के जो हर साल के जो क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं ना, तो उनमें से एक प्रश्न आपको यहाँ से भी मिलेगा, यानी कि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। लास्ट है देखिए दोस्तों ये सिक्किम। तो सिक्किम इसलिए चर्चा में फिलहाल रहा था, चर्चा में इसलिए रहा था दोस्तों क्योंकि 100वां जो एयरपोर्ट था, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, वो सिक्किम में ही बनाया गया था, ठीक है। मेघालय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बारिश का जो बारिश बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, वो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है 2022 का जो महिला एशिया कप था उसकी मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा था। दोस्तों ये जो महिला से रिलेटेड जितने भी गेम्स है, ठीक है, या फर्स्ट लेडी कौन थी या प्रथम महिला कौन थी, किस क्षेत्र में थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके सिर्फ टीचिंग एग्जाम से नहीं, आप रेलवे के एग्जाम देते हैं, एसएससी के एग्जाम देते हैं, ठीक है, अदर जो स्टेनोग्राफर के देते हैं, तो इसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रथम महिला कौन थी या प्रथम पुरुष कौन थे या प्रथम कौन था किस फील्ड के रेस्पेक्ट में, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 2022 में महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे जापान और ऑप्शन नंबर 4 है चाइना, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका है आंसर है आपका इंडिया, यानी कि भारत करेगा 2022 के महिला एशिया कप की मेज़बानी, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि क्रिकेट एशिया कप जो है वो कहाँ पे मनाया जाएगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो वो है श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो वेन्यू है इसका, ठीक है। अब आपका कहेंगे पाकिस्तान से भारत के रिलेशन ख़राब हैं, तो दोस्तों रिलेशन ख़राब पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, लेकिन इंटरनली जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे हम अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर करने की हर राष्ट्र प्रयत्न करता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, वह है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिरक्षण मीन्स होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अगर आपसे पूछा जाता है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो दैट इज इक्वली टू राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 16 जनवरी, ऑप्शन नंबर 4 है 4 जनवरी और ऑप्शन नंबर 4 है 5 जून। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस है जिसे हम इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य दिवस भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस वो मनाया जाता है 31 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रतिरक्षण दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य दिवस अलग होता है। तो स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 जनवरी को, इसीलिए
जो ऑप्शंस आपके होते हैं ना ऐसे टाइप के होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ 16 जनवरी को भी तो हमने हेल्थ डे, ठीक है, या स्वास्थ्य दिवस मनाया था, तो फिर 31 जनवरी कहाँ से आया, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, और फिर आप आकर जल्दी में गलती कर कर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 16 जनवरी जो है दोस्तों, ये 16 जनवरी यह आपका स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, तो इसे अलग से याद रखिएगा। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 जनवरी, ठीक है। ये दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आप इसे ऐसे जोड़ के रख सकते हैं कि ये इस दिन यानी कि 31 जनवरी के दिन बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, तो इसे चाइल्ड वैक्सीनेशन डे भी कहा जाता है। और बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वैक्सीन देने से बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप करती है और इसी कारण बच्चा रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर लेता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर दवा गई और अब आपने बैक्टीरिया को आपके एंटीजन ने मार दिया या एंटीबॉडीज़ ने मार दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का काम सिर्फ इतना होता है कि आपके अंदर तो एंटर करना ही करना है, ठीक है। कोई भी वैक्सीन, कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है आपकी बॉडी के अंदर एंटर ज़रूर करेगा, लेकिन यही वैक्सीन का काम होता है कि जब वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है तो वो पहचान लेती है कि हाँ हमारा दुश्मन ये है, और फिर वो वहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है, और इसी वजह से आप इम्यूनाइज हो जाते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों इस क्वेश्चन के पीछे। तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस किया, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप नेक्स्ट सेशन में हमारे देखेंगे जहाँ पे हम और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जीके का क्वेश्चन हमने सॉरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी वो साइंस पे बेस्ड होगी, ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से क्रम में हम सुपर टेट की प्रिपरेशन करेंगे। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए की और कि अगर आप हमारे साथ मिलकर के टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे टाइम टाइम से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट होता है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।